नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी 2 महीने पहले की बात है जब वित्त मंत्री से लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर के बयान हेडलाइन में छप रहे थे कि भारत में मंदी नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो कई बार ट्वीट किया कि अमुक चीज का निर्यात बढ़ गया है। ट्विटर पर अलग अलग आइटमों के निर्यात की सूचना अलग अलग शीर्षक से देते रहे। बस किसी आइटम की तुलना 2013 से करने लगे तो किसी की 2021 से, कभी अप्रैल सितंबर का पैमाना बनाया तो कभी अप्रैल से अगस्त का। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का 4 नवंबर का एक ट्वीट आपकी नजर में लाना चाहता हूं कि ब्रांड इंडिया दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है। कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों का निर्यात अप्रैल सितंबर में 25% बढ़ गया है, इसी समय के पिछले साल की तुलना में। इसी दिन का एक और ट्वीट है, मधु क्रांति। भारत से मधु का निर्यात अप्रैल और अगस्त 2013 की तुलना में इस साल 4 गुना बढ़ गया है। 3 नवंबर का ट्वीट है कि निर्यात मसालेदार होता जा रहा है क्योंकि काले और सफेद गोल मिर्च का निर्यात अप्रैल नवंबर 2022 में 2.7 गुना बढ़ गया। इस बार इसकी तुलना अप्रैल नवंबर 2013 से की गई है। यहां तक कि पपीता, तरबूज और खरबूजे के निर्यात का आंकड़ा भी मंत्री ट्वीट करते हैं, जबकि इनका कुल निर्यात 70 करोड़ के आसपास का ही है। अच्छी बात है कि कुछ चीजों में निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यही निर्यात सेक्टर का मुख्य चेहरा है? भारत के भीतर आयात कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है, इसे लेकर मंत्री ट्वीट नहीं करते हैं। क्या वो घट रहा है? 13 नवंबर को पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि भारत में बने ट्रैक्टर का निर्यात 2013 के अप्रैल सितंबर की तुलना में 3 गुना बढ़ गया है। खिलौने के निर्यात में 2013 के अप्रैल से अगस्त की तुलना में इस साल 636% तक बढ़ गया है। मंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं कि जब भारत में बने खिलौने का निर्यात 636% बढ़ गया है, तब तो चीन में बने खिलौने के आयात में बहुत कमी आ जानी चाहिए। पीयूष गोयल के मंत्रालय की वेबसाइट पर चीन से आयात किए जा रहे खिलौने के बारे में जानकारी है। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि मंत्री जी के ट्वीट से सारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। जैसे इसकी जानकारी नहीं मिलती कि 636% की वृद्धि हुई है तो भारत कितने हजार या कितने हजार करोड़ के खिलौनों का निर्यात करने लगा है। वेबसाइट पर खिलौने, गेम और खेल के सामान वगैरह के आयात का डेटा मौजूद है, जिनसे पता चलता है कि 2021-22 में चीन से 1838 करोड़ रुपए का आयात हुआ। 2022-23 के अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 941 करोड़ रुपए का आयात हुआ है। लेकिन भारत भी चीन को खिलौने का निर्यात करता है। पिछले साल 2021-22 में 39 करोड़ ही था। इस साल अप्रैल से सितंबर में 17 करोड़ हुआ। बहुत ही कम है चीन के आयात के सामने। खिलौने के आंकड़े के बाद हम कुल व्यापार का आंकड़ा देख लें। कुल मिलाकर अप्रैल से सितंबर 2022-23 के बीच निर्यात 15.54% बढ़ा है, जैसा कि सरकार का डेटा कहता है। लेकिन इसी के साथ आयात भी 37.89% बढ़ गया है। आयात हो रहा है $378 अरब का और निर्यात हो रहा है $229 अरब का। इस कारण भारत का व्यापार घाटा इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में करीब $150 अरब का हो गया है, जो पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच केवल $76 अरब का था। बहरहाल निर्यात के आंकड़ों को बढ़ा हुआ दिखाने की हेडलाइन आज के अखबारों में लड़खड़ाती नजर आ रही है। वित्त मंत्रालय की किसी रिपोर्ट के हवाले से हिंदू में यह खबर छपी है कि दुनिया भर में विकास की संभावनाएं तेजी से लड़खड़ा रही हैं। मुद्रास्फीति और मांग कम होने के कारण दुनिया भर में मंदी की आशंका है। इसका भारत के निर्यात कारोबार पर असर पड़ सकता है। इस समय भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने एक रिपोर्ट फाइल की है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए शक्तिवेल। उन्होंने सरकार से कहा है कि निर्यातकों को इंसेंटिव पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि रुपए का मोल घटता जा रहा है। दुनिया भर में मंदी है। निर्यातकों के संगठन का कहना है कि मांग घटने और रुपए के मोल में गिरावट आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता जा रहा है। निर्यात सेक्टर को सरकार के सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए निर्यात विकास फंड बनाया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह निर्यातकों के खर्चों पर 200% तक की कर छूट दे, कर्ज भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए। क्या यह किसी मजबूत निर्यात सेक्टर की निशानी है? अगर सब कुछ इतना ठोस है, तब फिर यह सेक्टर सरकार से टैक्स छूट से लेकर इंसेंटिव तक क्यों मांग रहा है? एक बात और है,
मंत्री के ट्वीट से और निर्यात संगठन की मांग से सही तस्वीर का पता नहीं चलता है कि भारत का निर्यात सेक्टर किन चीजों में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और किन चीजों में भविष्य के लिए संभावनाएं पेश कर रहा है। अब आते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात पर, उसके लक्ष्य पर। कैसे मीडिया में लक्ष्य बताया जाता है और कैसे जब संसद में पूछा जाता है कि क्या कोई लक्ष्य तय हुआ है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। 3 सितंबर 2021 को पीयूष गोयल ट्वीट करते हैं कि सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात के लिए $100 अरब तक का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत उम्मीद रखते हैं। आई एम डिलाइटेड दैट nobody has objected to the target of 44 billion. Not that it's a great target. While Vijay Singh ji in his presentation said it's an ambitious target, I beg to differ with that. We've been vacillating at about 30-40 billion for the last 10 years now. Nothing to be very proud of. And it's time that we, while of course achieving the 44 billion this year, lay the groundwork, the foundation in this next 4-5 months so that we can truly achieve the 100 billion target that has been discussed today, that some of the stakeholders also spoke about. जाहिर है मंत्री जब बात करेंगे कि $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है तो सांसदों की भी नजर होगी। ध्यान रहे कि मंत्री जी का यह बयान सितंबर 2021 का है। जुलाई 2022 में यानी 1 साल बाद कुछ सांसद सरकार से सवाल करते हैं कि क्या सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात के लिए कोई लक्ष्य तय किया है। तो 27 जुलाई 2022 को कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जवाब देते हैं। मैं लोकसभा में हिंदी में दिया गया जवाब पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान दें कि क्या मंत्री जी बता रहे हैं कि कोई लक्ष्य तय हुआ है या नहीं। याद रहे 1 साल पहले मंत्री जी कह चुके हैं कि $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य तय हुआ है। सवाल सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार ने 2022-23 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया गया है। तो मंत्री जी जवाब में कहते हैं जियो पॉलिटिकल स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार रुझान, बाजार की गतिशीलता, भारतीय दूतावासों, मिशनों के साथ परामर्श और उद्योग परामर्श को ध्यान में रखते हुए निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया बहुत व्यापक है। वर्ष 22-23 के निर्यात लक्ष्य इसके बाद निर्धारित किए जाएंगे। तथापि उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर विभिन्न उपाय कर रही है। यह हुआ ना गोलमोल जवाब। सवाल था कि क्या सरकार ने इस साल के बजट में निर्यात का कोई लक्ष्य तय किया है, तो जवाब इस तरह से आता है। 1 साल पहले कैसे बयान दे दिया गया कि $100 अरब का लक्ष्य तय हुआ है और इस वित्त वर्ष के 4 महीने बीत जाते हैं जुलाई महीने में, और लोकसभा में कपड़ा मंत्री जवाब देते हैं कि इस साल के लिए टारगेट फिक्स किया जाना है, परामर्श जारी है। लेकिन 3 महीने के बाद, जुलाई के बयान के 3 महीने के बाद यानी अक्टूबर में फिर से बयान देते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में निर्यात का लक्ष्य $100 अरब तय किया गया है। 3 महीने बाद 27-28 अक्टूबर के इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड में उनका बयान छपता है, बल्कि पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसमें कपड़ा मंत्री गोयल कहते हैं कि मंत्रालय को भरोसा है कि अगले 5-6 वर्षों में कपड़ा सेक्टर का निर्यात $100 अरब तक पहुंच जाएगा। यह खबर हर जगह छप जाती है, जबकि लोकसभा में मंत्री इस तरह के टारगेट के बारे में जानकारी नहीं दे पाते हैं। 29 अक्टूबर को बीजेपी के कई नेता इस बयान को ट्वीट भी करते हैं, हर्ष व्यक्त करते हैं कि सरकार कपड़ा क्षेत्र में निर्यात को $100 अरब तक पहुंचाने जा रही है। तो आपने देखा कि मीडिया में जो बयान दिया जाता है, संसद में जो कहा जाता है, दोनों में कई बार अंतर दिखता है। इसलिए आप मीडिया के साथ साथ संसद में दिए गए जवाबों का भी अध्ययन करते रहिए। खैर, इन दिनों बजट के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। सारी दुनिया में ऑफलाइन रैलियां शुरू हो चुकी हैं, भारत में भी नेता और मंत्री यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन मजदूर संगठनों को ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है। इस पर मजदूर संगठनों ने कहा कि उन्हें आमने सामने की चर्चा में आमंत्रित किया जाए। उद्योग और राज्यों के वित्त मंत्री भी वित्त मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रख रहे हैं। हिमांशु शेखर बता रहे हैं कि उद्योग भी अपने लिए टैक्स में
छूट मांग रहा है और इस बार आम जनता के लिए भी टैक्स में कटौती की मांग हो रही है उद्योगों के संगठन की तरफ से, ताकि उसके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे बच जाएं। इस मांग से आपको देश के आम लोगों की आर्थिक शक्ति का अंदाजा हो जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट 2023 के प्रारूप पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मांग की कि बजट 2023 में राज्यों को विकास योजनाओं के लिए ज्यादा फंड दिया जाए, बुनियादी ढांचे के विकास का पैसा बढ़ाया जाए, केंद्रीय योजनाओं पर अमल के लिए फंड में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता बहाल की जाए। बैठक में कुछ राज्यों ने जीएसटी कंपेंसेशन की बकाया राशि जल्दी देने की मांग की। बिहार को बजट 2023 में विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठी। बहुत सारी चीज़ों में इस प्रकार से जो जीएसटी का रेट है वो बहुत अधिक है, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। बिहार हर पैरामीटर पर, हर सोशल या इकोनॉमिक इंडिकेटर पर नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और तब भी बिहार पिछड़ा हुआ है, गरीब प्रदेश है। ये क्या बताता है कि बिहार को विशेष मदद चाहिए। दरअसल राज्य सरकारें ही नहीं, अलग अलग वर्ग भी रियायतें मांग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से मांग घटी है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है। पिछले कई दशक से कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े ओपी गर्ग तनाव में हैं। एक समय यूरोप से 50% तक महंगे कारपेट के एक्सपोर्ट ऑर्डर आते थे, लेकिन कारपेट एक्सपोर्ट बिजनेस घटता जा रहा है। जो लड़ाई चल रही है रसिया का यूक्रेन की, इसकी वजह से अभी लोग कोई भी विजिट नहीं करना चाहते और ना ही वो माल खरीदना चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कल को बम गिर गया हमारी सिटी में तो क्या करेंगे। तो लेकिन डिमांड है, लोगों के पास माल नहीं है। आज वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में कारोबारी निर्यात $35.73 बिलियन का था, जो अक्टूबर 2022 में घटकर $29.78 बिलियन रह गया। कोरोना आया तो क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी, इंटरेस्ट रेट कम कर दिए। अब गवर्नमेंट को ये लड़ाई की वजह से कुछ ना कुछ एक्सपोर्टर्स को, खास तौर से ट्रेडिशनल जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट होती है, कॉटेज सेक्टर है, जैसे कारपेट है, हैंडलूम है, इन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट इंटरेस्ट के अंदर सब्सिडी देनी बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट पर भी आपको लगता है कि फोकस करना जरूरी होगा, जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं? हर क्षेत्र में बोला, व्हाई ओनली एक्सपोर्ट, टू रिड्यूस द इंपोर्ट आल्सो। इंपोर्ट भी कम करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हर क्षेत्र में काम करने का सोचा। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक्सपोर्टरों की सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी FIEO ने गुरुवार को बजट 2023 पर एक प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री से एक इंसेंटिव पैकेज की मांग की। FIEO के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए शक्तिवेल के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मांग घटने और रुपया कमजोर होने की वजह से निर्यात पर असर पड़ा है। एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने की जरूरत है। ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टरों को बजट 2023 में इंसेंटिव दिया जाना जरूरी है और छोटे लघु उद्योगों को सस्ती ब्याज दर पर क्रेडिट मुहैया कराने की जो व्यवस्था कोरोना संकट के दौरान शुरू की गई थी, उसे फिर बहाल किया जाए। अपने PhD के अंदर 75 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो ग्लोबली 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है और उसमें हमारा पार्टिसिपेशन केवल 0.5% है। उसको हम अगर ग्लोबली ले जाए 75 कंट्रियों में तो $750 बिलियन का जो हमारा एम है 3 से 5 साल के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है। वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज के बाद अब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने भी बुधवार को मौजूदा वित्तीय साल के दौरान भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर को घटा दिया। जाहिर है आर्थिक मंदी का साया भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सेक्टर पर गहराता जा रहा है और इस संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदेश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। कोरोना के समय टीकाकरण का काम प्रभावित हुआ ही है। बहुत से बच्चों का समय पर टीका नहीं लगा है। इसकी चिंता उस समय भी की जा रही थी, लेकिन मुंबई में इसका खतरनाक नतीजा दिखने लगा है। मुंबई की बसावट आप देखेंगे तो करीब 60 से 70% आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है। यहां खसरा का प्रकोप बढ़ गया है। इसका संक्रमण फैलने से चिंताएं बढ़ रही हैं। BMC के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, सर्वे करने लगे हैं। अभी तो यह मुंबई में ही सीमित है, लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर अलर्ट हो जाना चाहिए कि किन बच्चों का टीकाकरण नहीं हो सका।
मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हर दिन एक बच्चे की मौत हो रही है। पूजा भारद्वाज की यह लंबी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। खसरा जैसी संक्रामक बीमारी जो कि लगभग खत्म हो चुकी थी, देश में इसके मामले बहुत गिने चुने आ रहे थे। जैसे कि आप पोलियो के मामले देखें, लगभग अपने खात्मे की ओर ये बीमारी थी, वैसे ही खसरा लगभग खात्मे की ओर ये बीमारी थी। लेकिन वैक्सीनेशन का जो गैप हुआ उसकी वजह से कुछ मामले सामने आए और जिन लोगों का टीका नहीं हुआ उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी है। तमाम अगर आंकड़ों की बात अगर करें तो मुंबई शहर में 3600 से ज्यादा संदिग्ध मामले हैं मीजल्स के। बहुत एक बड़ा आंकड़ा जो कि सितंबर से ही लगातार तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है। 13 मौतें बच्चों की हो चुकी हैं और तमाम जो ये मौतें हैं वो 4 साल से नीचे के बच्चों की हैं जिनका टीकाकरण या फिर नहीं हुआ था या फिर एक डोज उन्होंने लिया था। 13 मौतें, एक बड़ा आंकड़ा। लगभग हर रोज एक बच्चे की जान जा रही है। और डॉक्टर अमृता इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आप सर्वे करिए, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में दखल दे रही हूँ। क्या क्या सवाल आप पूछ रही हैं और क्या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं बच्चे में? हाँ, बच्चे में सिम्टम्स है, उसको बुखार है और दाना है। बुखार उसको 3-4 दिन पहले से आया, खांसी है, सर्दी है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल है। तो ऐसे है तो आप बच्चे, आपने फिर क्या किया, किधर गए बुखार आने के बाद? शीतल गए, कुर्ला गए। अच्छा, तो उधर डॉक्टर से वो प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा लिया। और अभी बच्चा दवा ले रहा है, उसका काफी आराम है। पर बुखार अभी आ रहा है? नहीं, बुखार खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको वो विटामिन ए का दवा लिया बच्चे ने? अच्छा, तो अभी आपने एक दवा लिया होगा तो आपको एक और खुराक देना बाकी है, तो आप वो खुराक जरूर ले ताकि बच्चे का इम्यूनिटी बना रहे। बहुत सारे मरीज जो मैं देख रही हूँ वैसे भी है कि कुछ सिम्टम शुरुआत में आए, उसके बाद कम हुए, फिर अचानक से उनको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हुई है, सांस की प्रॉब्लम हुई है। जैसे इनमें आप कह रही है कि फीवर अब नहीं है लेकिन खांसी है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं कि खांसी के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और वेंटिलेटर पर हैं। तो वो क्या आप सिलसिलेवार तरीके से आप सिम्टम्स बताएंगे लोगों को अलर्ट करने के लिए जो सिम्टम्स समझ नहीं रहे हैं और अस्पताल लेट से जा रहे हैं? मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा भी आपका बच्चा पता है कि उसके लिए क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, अगर थोड़ा भी उसको बुखार और दाना है, इनको भी मैंने वही बोला है, आपको थोड़ा भी लग रहा है कि उसका खांसी बढ़ रहा है, उसका नॉर्मल एक्टिविटीज में चेंज आ रहा है, तो आप तुरंत आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाइए ताकि उनके ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट लेके, या हमारे बीएमसी दवाखाने में आइए, ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट लेके बच्चा ठीक हो सकता है। अगर आपने वो लेवल, वो पॉइंट ऑफ आपका छूट गया तो फिर बच्चे को एडमिशन क्या वो हो सकता है। पर अगर टीका लिया हो तो आप घबराए नहीं, आप कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं अगर टीका बच्चे ने लिया तो। डॉक्टर अख्तर साहब जो कि धादा के यानी कि धारावी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ हैं। इनके क्लिनिक में भी, इनके पास भी मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बच्चों को लेकर। और ज़्यादातर हम ये जानकारी हमें मिल रही थी डॉक्टर साहब की बहुत देरी से आते हैं, सिम्टम्स इतना बढ़ जाता है कि आप लोग इलाज क्या करेंगे, तब तक उनको बड़े अस्पताल भेजना पड़ता है। नॉर्मली मैम ये होता है कि जैसे बुखार आता है लोग अपने घर में ही इलाज करने की कोशिश करते हैं, दे डोंट कम टू डॉक्टर्स। और ये होता है कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं, जो कि एक डॉक्टर ही देख सकता है कि हाँ बच्चों को सिम्टम्स कैसे हैं, उसको नाक से पानी आ रहा है, वायरल है या बैक्टीरियल है, ये चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं। एनडीटीवी की टीम KJ सोमैया अस्पताल के ICU वार्ड में पहुंची। यहाँ 1.5 साल का ये मासूम वेंटिलेटर पर दिखा। डॉक्टर बताते हैं बचने की उम्मीद 50% ही है। टीके में देरी, अस्पताल लाने में देरी बच्चे को इस हाल में ले आई। बच्चे की उम्र क्या होगी सर और क्या ये वैक्सीनेटेड? यस, ये बच्चा 1.5 साल का 1.5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड है। उसको वैक्सीनेशन अभी लास्ट 10 डेज पे उसने सेकंड डोज लिया है और अभी भी काफ़ी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं ऐसे बच्चों में। अभी उसका यूरिन आउटपुट भी काफ़ी कम है, ऐसा लग रहा है किडनीज भी इन्वॉल्व हुई है। क्या चांसेस हैं सर रिकवरी के चांसेस अभी जिस कंडीशन में मॉड्स में है 50% चांसेस है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हमारा टीम पूरा ट्राई कर रहा है बच्चे को बचाने के लिए। और 1.5 साल के इस बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, रिजवान जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कब से कंडीशन खराब थी बच्चे की? 11 तारीख से। तो 11 तारीख से। इतने समय तक बीच में आपने क्या किया? बीच में ऐसा दवाई लेके आए थे नॉर्मल के हिसाब से, उसके बाद ज़्यादा हो गया तो फिर सांस फूलने लगी तो यहाँ लेके आए। और जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि वो जो गोल्डन पीरियड था जिस समय आपके बच्चे को एकदम ठीक किया जा सकता था, वो समय जो आपसे ज़ाया हुआ, वो आपको लग रहा है कि वो समय ज़ाया नहीं होना चाहिए था, तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए? हाँ, जाना तो चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि कैसा ये भूल हो गई। कैसा वो चेचा कैसा भी नॉर्मल हुआ तो 6 दिन 5 दिन में ऐसा चले जाती है। नीम के पत्ते से ऐसा कुछ नीला देते तो अपना चले जाती है। वे ज़्यादा हो गया, कुछ और निकल गया, उतना आइडिया नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा।
आज भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एनआईए की जांच पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आरोपी के खिलाफ क्या सबूत हैं, उनकी क्या भूमिका थी जो उनके खिलाफ यूएपीए की धाराएं लगाई गईं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि दलित लामबंदी आतंकवादी कृत्य की तैयारी कैसे है। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 18 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी। एनआईए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा देती है कि जमानत ना मिले। एनआईए ने कहा कि आनंद एक शिक्षाविद हैं, लेकिन वह सिर्फ एक चेहरा है। कुछ ईमेल है, वे हिंसा के लिए सारी मदद पहुंचा रहे थे। इस समय वे नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। आनंद तेलतुंबडे का बचाव करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सभी ईमेल उनके पास से बरामद नहीं हुए हैं। सिर्फ 2 ईमेल हैं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास हैं। जहां भी दलितों के मामले हैं वहां वो मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो शिक्षाविद हैं, ना कि आतंकवादी। सिब्बल ने कहा कि जब भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई तब आनंद तेलतुंबडे वहां नहीं थे। एजेंसियों के पास एक ही चिट्ठी है जिसमें मुझे माय डियर कॉमरेड संबोधित किया गया है, यानी आनंद तेलतुंबडे को। क्या इतने भर से आनंद तेलतुंबडे आरोपी हो जाते हैं, सिब्बल सवाल करते हैं। सिब्बल ने तेलतुंबडे की लिखी किताबें, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में किए गए काम का जिक्र करते हुए कहा कि 73 साल के आनंद पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, यानी आनंद तेलतुंबडे के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते के भीतर एनआईए को दूसरा झटका है। 18 नवंबर को इसी मामले में गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के भीतर जेल से हाउस अरेस्ट में भेजा जाए। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति और गोदी चैनलों पर दिन रात की बहस से समाज में ऐसे धूर्त लोगों को मौका मिलता जा रहा है जो अब धर्म का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि उसे लेकर चिंगारी भड़क जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को पकड़ा है जो मुसलमान बनकर आफ्ताब अमीन पूनावाला की हिंसक करतूत का समर्थन करता है। जाहिर है ऐसे किसी बयान को देखकर कई लोग विचलित होंगे, क्रोधित भी हो सकते हैं, लेकिन यह नौजवान एक वीडियो में मुसलमान बनकर हिंसा को सही ठहराता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। कई वेबसाइट में इससे लेकर खबरें छपती हैं, ट्वीट किए जाते हैं। वीडियो में यह व्यक्ति अपना नाम राशिद खान बताता है, लेकिन बुलंदशहर जिले की पुलिस जांच करती है और यह तथ्य सामने आता है कि यह राशिद खान नहीं है, इसका नाम विकास कुमार है जो सिकंदराबाद का रहने वाला है। बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बयान जारी कर कहा है कि विकास का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस पर चोरी और अवैध हथियार रखने के आरोप में मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद विकास ने पुलिस को बताया कि उसे पता नहीं था कि मामला इतना फैल जाएगा, अन्यथा वह ऐसा नहीं करता। ट्विटर से लेकर कई वेबसाइट पर राशिद खान के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है ताकि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में रिटायर्ड अंकिलों को मौका मिल जाए एक समुदाय के खिलाफ तरह तरह की बातें करने के लिए। कहे और लगे भी कि सभी आफ्ताब अमीन पूनावाला के समर्थक हैं, ऐसे लोग हैं। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। बेहतर है कि आप ऐसे मामलों में बहुत सतर्क रहें। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि इतनी तकलीफ फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब था वहाँ कहने का। इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असला से संबंधित हैं। दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो रहा है या नगर निगम का। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को मैदान में उतार दिया है। करोल बाग में जहां बंगाल से आए सोने के कारीगरों की तादाद अधिक है, वहां पर बंगाल से बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी प्रचार कर रही हैं। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी के हाई प्रोफाइल करीब सभी नेता इस वक्त गली मोहल्लों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के करोलबाग में पश्चिम बंगाल के हुबली की सांसद लॉकेट चटर्जी निगम उम्मीदवारों के लिए पदयात्रा कर रही हैं। बीजेपी बीते 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज है, लेकिन काम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही गिनवाती हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो देश में जो विकास हुआ है, आप कोविड वैक्सीन के लिए बोलिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोलिए, आप जो राशन ने उन्होंने व्यवस्था किया था गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए बोलिए, आज तक भी सब लोग इसमें सब लोग को सपोर्ट भी हो रहा है। एमसीडी चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल का पार्टी ने जो मुद्दा हम लोग देखे हैं कि फ्री ट्रीटमेंट बोल के जो डेवलपमेंट विकास का रास्ता रोक दिया है। लॉकेट चटर्जी का काफिला गुजरने के बाद हमने सोचा कि लोगों से पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की सांसद की बातों का उन पर क्या असर पड़ा है। भैया, अभी ये कौन आई थी? मीनाक्षी लेखी आई थी। हाँ जी। अच्छा, तो आप क्या पहचानते नहीं हो जो अभी आई थी? भैया हमने देखा नहीं, लोग कह रहे थे मीनाक्षी लेखी आई हुई। मीनाक्षी लेखी आई हुई है? नहीं, वो मीनाक्षी लेखी नहीं हो, लॉकेट चटर्जी हैं जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। पहचानते नहीं है क्या? नहीं जी। नाम कभी सुना है इनका? नहीं जी, हमने नहीं सुना। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद तेजस्वी सूर्या गाजे बाजे के साथ गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी खुद लोगों से मिलकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और तेजस्वी का परिचय उनके कार्यकर्ता आम लोगों को दे रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के बेंगलुरु के सांसद हैं, हमारे शशि यादव जी हैं, यहाँ के उम्मीदवार हैं। नीचे के जो लोग हैं, मजदूर आदमी, वो जानते हैं इनको? नहीं जानते ना, ज्यादातर तो नहीं जानते होंगे। दिल्ली के चेहरे को जानते ना, जैसे परवेश वर्मा हो गया, मनोज तिवारी हो गया, गौतम गंभीर हो गया, इनको जानते नहीं जानते? इनको सबको जानते दिल्ली का आदमी। लेकिन यहाँ तेजस्वी भी प्रधानमंत्री की उपलब्धियां लोगों को बताते नहीं थक रहे हैं। 3 बार जो है वो नगर निगम में बीजेपी रह चुकी है। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव प्रचार में आम लोगों की समस्या, लेकिन जब उनसे निगम के कामकाज पर सवाल पूछा जाता है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बहुत अच्छा काम किए हैं और इस बार भी हमारे जो विजन है दिल्ली के डेवलपमेंट के संबंधित, वो बहुत अपीलिंग है। और जिस प्रकार से पिछले 7-8 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के घोटाला युक्त, भ्रष्टाचार युक्त सरकार को यहाँ की जनता देखे है, इससे लोग विशेष रूप में युवा हतोत्साहित है और इसलिए इस बार भी एमसीडी में युवा मतदाता, महिला मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा भी इस वक्त धुआंधार चुनावी प्रचार में लगे हैं। छोटी छोटी इस तरह की नुक्कड़ सभाओं में वो अपना दिल्ली से नाता बताते हैं। कानपुर से परिवार रहा, राजस्थान में जन्म हुआ, हरियाणा में ननिहाल, दिल्ली के चांदनी चौक के मैं, डॉक्टर वालिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रेम अग्रवाल सब एक ही स्कूल के दरियागंज के स्कूल के छात्र। 40 वर्ष अब गौतम बुद्ध नगर में, जहाँ पूर्वांचल मिथिलांचल के लोग, उत्तराखंड के लोगों ने वहाँ अपनी नई पहचान बनाई है। मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी का चुनावी प्रचार खासा आक्रामक होता जा रहा है। बीजेपी ने जरूर बड़े बड़े अपने नेताओं को इस नगर निगम के चुनाव में उतार रखा है। इन नेताओं का कितना असर चुनावी नतीजे पर पड़ेंगे, ये परिणाम आने के बाद पता चलेगा। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में शराब नीति के पीछे कथित घोटाले को लेकर कितनी राजनीति हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे पड़े, सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। जब भी ऐसा हुआ, गोदी चैनलों पर घंटों कवरेज हुआ और टीवी में डिबेट हुआ। तरह तरह के आरोप लगाए गए बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के एजेंट हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आ गया, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर संबित पात्रा आ गए और संबित पात्रा ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की गई। एफआईआर में
आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बनाया गया था। लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। सोचिए आपका वक्त किस तरह से बर्बाद किया गया। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें अब कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से। अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? आज जब ये सिद्ध हो गया है कि सीबीआई ने इतने महीनों की छानबीन 800 अफसरों को लगा के 500 जगह रेड डाल के ये कहा कि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी कुछ नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत हटाना चाहिए। इसी मामले में अदालत को आदेश देना पड़ा कि सीबीआई और ईडी की बातों की रिपोर्टिंग तभी होगी जब आधिकारिक रूप से बयान आएंगे। इन दोनों एजेंसियों के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितनी अनाप शनाप जानकारियां छापे के वक्त फैला दी जाती हैं, उसके आधार पर डिबेट कराया जाता है। अब अदालत को आदेश देना पड़ा है कि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आएगा, ईडी और सीबीआई की तरफ से इस मामले में तरह तरह के दावे करने से बचना चाहिए। यह हालत है टीवी की डिबेट का, जबकि आप जनता अपने मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए, सरकार के ध्यान में लाने के लिए इंतजार करते रह जाते हैं और राजनीतिक दल इन छापों के हवाले से तरह तरह के मुद्दे खड़ा कर ऐसा बवंडर पैदा कर देते हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन के साथ ही महाराष्ट्र बंद करने की तैयारी कर ली है। इस विषय पर अब शिवसेना के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। सोहित की ये रिपोर्ट देखिए। हम जब पढ़ते थे मिडिल में, हाई स्कूल में, तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है? तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूं कि यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो आपको यही मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने युग का हीरो बताए जाने के बाद राज्य भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले से लेकर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को हटाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। राज्य की अस्मिता, राज्य का स्वाभिमान, उसको अगर ठेस पहुंचती है तो हमें इकट्ठा आकर उसका विरोध करना चाहिए और कुछ दिन इंतजार करेंगे, 2-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर ये जो पार्सल है वो आया था अमेजोन से, वो अमेजोन से वापस जाए तो अच्छा है, नहीं तो उसको वापस भेजना पड़ेगा और नई कोई काबिल व्यक्ति महाराष्ट्र में इस स्थान पर आनी चाहिए। अन्यथा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र बंद की बात हो या विराट मोर्चे की बात हो, या देखा जाएगा, सबको साथ में लेकर हम तय करेंगे। गुरुवार को उद्धव ठाकरे की ओर से प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद शुक्रवार के दिन संजय राउत एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे।
इस मामले को फिलहाल महाविकास आघाड़ी छोड़ती नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में बहुत गुस्सा है और हम उस बारे में सभी विरोधी दल जो राज्य के एक साथ आकर जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। पवार साहब की भी आपने चर्चा की सर, आपने पवार साहब से भी डेफिनेटली पवार साहब की भी यही भूमिका है, हम एक साथ रहकर लड़ाई करनी चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान ये कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का कर रहे हैं, सावित्रीबाई का कर रहे हैं, जिनको हमारे भगवान की तरह हम प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है और बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है, ये गलत है और इसका हम निषेध करते हैं। सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को घेरने वाली शिंदे और बीजेपी सरकार अब शिवाजी को लेकर राज्यपाल के बयान पर घिरी हुई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस राज्यपाल का बचाव करती नजर आए। इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कोई सहन सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी अपनी भावना स्पष्ट की है। ये अभी क्या है, पिछले 4-5 महीने में जो हमारी सरकार काम कर रही है, लोगों के हित का निर्णय ले रहा है। सिर्फ 4-5 महीने में 100 से ज्यादा निर्णय जो जनता के हित के लिए हुए है, इसलिए विरोधी पक्ष जो है पूरी तरह डरा हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए सब उद्योग कर रहे हो। मैं राज्यपाल जी को पर्सनली जानती हूँ। आज वो एक नए राज्यपाल है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने मराठी सीखी। मराठी आदमी से दिल से प्यार करते हैं हमारे राज्यपाल जी। ये मैंने खुद अनुभवी हुई बात है जी। तो मुझे लगता है कई बार भाषणों में वो कुछ कहना चाहते हैं, उसका कुछ मतलब लिया जाता है, ये तो कई बार हुआ है। पर मैं इतना बोलना चाहूंगी, वो दिल से मराठी मानुस महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं। विपक्ष की ओर से राज्यपाल के बयान का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राज्यपाल ने इस तरह के आपत्तिजनक विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले मुंबई की जनता और सावित्रीबाई फुले को लेकर भी राज्यपाल की ओर से विवादित बयान दिए जा चुके हैं और इसलिए अब विपक्ष के वो निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है, जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कल्पना करो कि सावित्रीबाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां, मुलगा मुलगी क्या करते होंगे। इस तरह के अपने विवादित बयानों के कारण राज्यपाल को माफी भी मांगनी पड़ी है। 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यपाल की अहम भूमिका रही है और विपक्ष में मौजूद पार्टियां राज्यपाल पर एक तरफा होने का आरोप लगाती रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का आराध्य देव कहा जाता है और ऐसे में उन्हें लेकर जो विवादित बयान दिया गया, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाया जाना चाहिए और ऐसा नहीं करने पर महाराष्ट्र बंद करने की चेतावनी भी अब दी गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।